नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। आज हम हमारे 20वें सेशन पर आ गए हैं और आज है 7 जुलाई। शुरू करें आज का काम। प्यारे दोस्तों, हमारा ये कोर्स शुरू हो चुका है, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हुआ है। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज के आज ज्वाइन कर लें। एसएनटी का बहुत प्यारा कोर्स है और ये कोर्स हमारा कल से शुरू हो जाएगा। सो गो अहेड एंड एनरोल विद फुल कॉन्फिडेंस एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। हमारी ये सीरीज जो है प्यारे साथियों, सभी सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए है, स्टेट पीएससी के लिए भी है। आप सभी जो समय बचाना चाहते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सरलता से समझना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये सीरीज बनाई है। आज के हिंदू अखबार से हम ये 4 एडिटोरियल संपादकीय लेख आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो शुरू हो जाएं। आज का हमारा पहला लेख है अ डेथ फोरटोल्ड, द डेथ ऑफ एन अंडर ट्रायल ओल्ड मैन। ये आपको GS2, GS3 और ऐसे और प्रीलिम्स में भी छोटे छोटे इनपुट्स यहां वहां परीक्षा में काम आ सकते हैं। प्यारे साथियों, अ डेथ फोरटोल्ड का मतलब है पहले से पता था कि व्यक्ति की मौत लगभग हो ही चुकी है, कभी भी हो ही जाएगी। फादर स्टैन स्वामी नाम के इस व्यक्ति को UAPA में गिरफ्तार किया गया था। उनकी मौत 84 वर्ष की उम्र में जुडिशियल कस्टडी में हो गई और उन्होंने स्वयं भी ये संभावना जताई थी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और उनके वेल विशर्स भी कह ही रहे थे जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी कि अब वो मौत के बहुत करीब आ गए हैं। अपना पूरा जीवन फादर स्टैन स्वामी ने आदिवासियों के अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हुए बिताया, जिसके लिए कई बार सरकारों से सीधे सीधे उनकी भिड़ंत भी हो गई थी। उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी एंड ये एडिटर कहता है कि ही वॉज लिटरली सिंपली अलाउड टू डाई। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो एक सामूहिक चेतना होती है समाज की, कलेक्टिव कॉन्शियंस, जहां हमको लगता है सही क्या है गलत क्या है, वहां ये दर्ज होना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन किसी भी चीज़ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, न तो उनकी उम्र से न उनकी कमजोरी से। सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया, जुडिशरी ने भी काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया। उन पर जो आरोप था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत था कि वो माओवादियों के समर्थक थे, CPIM के सदस्य बन गए थे माओइस्ट के, और वो उनके साथ मिलकर भारत सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का हिस्सा थे। ये उनके ऊपर आरोप था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और UAPA के कुछ सेक्शंस में फिर बेल मिल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अंतरिम बेल की उनकी याचिका रिजेक्ट हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज थे, दोस्तों के साथ नहीं थे। His end came as the Bombay High Court was discussing the case। जब बम्बई उच्च न्यायालय ने पूरा मामला डिस्कस किया तो उनके वकील ने बताया कि हमें बताते हुए दुख है कि उनकी मौत हो गई। एडिटर कहता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आता है, जो प्रोएक्टिवली उनकी बेल का लगातार विरोध करती रही और जो कोर्ट्स थे वो महीनों महीनों उसको इग्नोर करते रहे। वरावर राव के केस में जो खुद भी भीमा कोरेगांव मामले में ही पकड़े गए थे, भीमा कोरेगांव का मामला जो हुआ था आपको पता ही है, उसके अगले दिन वहां पर हिंसा हो गई थी और ये एक 200 साल का सेलिब्रेशन था, 200th एनिवर्सरी का, जब दलितों की एक पलटन ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उस वक्त पेशवा की सेना को 200 साल पहले 1818 में हराया था। तो उसका एक पूरा सेलिब्रेशन जब हो रहा था तो उसके एक दिन बाद वहाँ हिंसा हुई थी और उसमें फिर बहुत सारे इस तरह के लॉयर्स, एक्टिविस्ट, थिंकर्स, इन सबको सरकार ने दबोच लिया था। वरावर राव के मामले में इसी उच्च न्यायालय ने बेल इंश्योर कर दी थी और उस वक्त ग्राउंड क्या दिए थे? सिकनेस, एडवांस एज, इन्फर्मिटी एंड हेल्थ कंडीशन, स्पेशली इफ जेल्ड मेंट एंडेंजरिंग लाइफ। मतलब जेल में डाले और जान चली जाए ऐसा लगे तो ठीक है, अभी बेल देना जरूरी, केस चलता रहेगा, केस थोड़ी खत्म होता है। लेकिन वो लॉजिक वो इनके साथ वर्कआउट नहीं किया स्टैन स्वामी के साथ में। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ वाली बात थी वो यहां पर फेल हो गई। दो बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं कि ये जो पूरा भीमा कोरेगांव का मामला हुआ जिसमें इतने सारे लोगों को जेल में डाला गया है, ये मामला है क्या और क्या वाकई में वो सच्चा मामला है? दूसरा, UAPA में जो बेल नहीं मिलती, क्या ये फॉर्मेट वाकई इतना आवश्यक है? हायर जुडिशरी को इन मुद्दों को जड़ से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भीमा कोरेगांव के नाम पर बहुत सारे लोगों को अंदर डाला गया है, जहां एल्गार परिषद के इवेंट के एक दिन के बाद हिंसा हुई थी, तो क्या वो हिंसा इंजीनियर तो नहीं थी? अब विदेशों से ऐसी रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं, ओवरसीज ही आई हैं, लोकल नहीं है, कि इन लोगों के कंप्यूटर के ऊपर जिस तरह की जो फाइलें मिली जिसमें उनके आपस में एक्सचेंजेस थे कि हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दरअसल उनके कंप्यूटरों को हैक करके मैलवेयर की मदद से विदेशी हैकर्स से ये आर्टिफिशियली फाइलें प्लांट करवाई गई थी। ऐसी 2 अलग अलग रिपोर्टें पिछले कुछ सालों में आ चुकी हैं। तो ये था आज का पहला एडिटोरियल। प्यारे दोस्तों, बताइए आपकी इस मामले पे क्या राय है, कमेंट थ्रेड में जरूर लिखिएगा। आज का दूसरा एडिटोरियल है बड़ा ही
हृदय विदारक है। किस प्रकार उपनिवेश चलाने वाले जो हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों को पूरा कल्चरली जेनोसाइड कर डालते हैं, यानी सांस्कृतिक रूप से मानव हत्या कर डालते हैं, सामूहिक हत्या कर डालते हैं, उसका बहुत ही जीता जागता सबूत कनाडा में मिल रहा है। साइलेंट स्क्रीम्स फ्रॉम कनाडाज पास्ट। कनाडा का जो पास्ट है वहाँ से जो मरे हुए बच्चे हैं उनकी चीखें निकल निकल कर आ रही हैं। कहते हैं कि मुर्दे बोलते नहीं, लेकिन यहाँ पर तो जो लाशें हैं चीख चीख कर बोल रही हैं। प्रीलिम्स GS1 और ऐसे के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कनाडा की राजनीति में भूचाल आ गया है इसकी वजह से। प्यारे साथियों, कनाडा में फिर से सैकड़ों ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें बच्चे दफनाए हुए दिखाई दिए हैं, और कनाडा का जो कॉलोनियल पास्ट था उसकी एक ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने अब निकल निकल कर आ रही है, जब कनाडा में रहने वाले इंडिजिनस पीपल यानी वहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी आदिवासी थे, जो हज़ारों हज़ारों साल पहले आके वहाँ बसे थे। देखिए, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जो है वो ये कहती है 80-90 हज़ार साल पहले अफ्रीका में ही आज के सारे मानवों के मूल पूर्वज थे, हमारे भी। ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है। दुनिया के ऑलमोस्ट 90-95% साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट इस थ्योरी को जेनेटिकली एकदम सही मानता है, 5-10% इससे मना भी करते हैं। तो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ये कहती है कि 80-90 हज़ार साल पहले अफ्रीका से हमारे पूर्वजों के पूरे पूरे गुट बाहर निकलना शुरू हुए, सब तरफ फैलना शुरू हुए, सारी दुनिया पॉपुलेट की, और जो सबसे अंत में पॉपुलेट हुआ वो 15,000 10,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर रशिया और अमेरिका अलास्का को जोड़ता हुआ बेरिंग स्ट्रेट था आइस एज में। उन बर्फ के बड़े बड़े सिल्लियों पे चलते हुए, बड़े बड़े प्लेन्स पे चलते हुए जो आखिरी हमारे पूर्वज थे वो रशिया से क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका में घुस गए, और वहाँ से कनाडा, आज का USA, ऐसा करते करते साउथ अमेरिका तक। तो जो नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियन से अमेरिका के, USA के, वही लोग ये हैं। तो बेसिकली मूल स्टॉक यही है। फिर अंग्रेज जो हैं और यूरोपियंस जो हैं वो तो 600 साल पहले यूरोप पहुँचे, और 600 साल पहले अमेरिका पहुँचे, नॉर्थ अमेरिका पहुँचे अटलांटिक पार करके। उसके बाद ये सारे अत्याचार शुरू हुए। तो मैंने आपको पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी बताया, आप में से कोई एक समराइज कर देना कमेंट थ्रेड में। समझ में आ गया? सरल भाषा में एक लंबी कहानी बता दी मैंने आपको। तो उन गोरी चमड़ी वालों के हाथों ये जो ओरिजिनल मूल निवासी इंडियंस थे, रेड इंडियंस थे, कनाडा वालों को रेड इंडियंस नहीं बोला जाता है, इंडिजिनस ही बोलेंगे उनको, इंडिजिनस पीपल, मूल निवासी, उन्होंने क्या क्या सहा, उसके अब ये कब्र जो हैं ये सबूत बन गई हैं। बहुत सारी अनमार्क ग्रेव्स आ रही हैं। अनमार्क ग्रेव्स का मतलब होता है जिस पे कोई आपने पत्थर नहीं लगाया, किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा, शायद आप उस क्राइम को छुपाना चाहते थे। हंड्रेड्स ऑफ अनमार्क ग्रेव्स आर बीइंग डिस्कवर्ड रेगुलरली बाय इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो इंडिजिनस वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, मूल आदिवासी निवासियों के जो आज के आधुनिक कैनेडियंस बन गए हैं, जो पहले रेसिडेंशियल स्कूल चला करते थे, हॉस्टल वाले स्कूल, ये वहाँ की सैस्केचुआन प्रोविंस में और अब ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। तो इन लोगों ने खोद खोद के अलग अलग जगह ढूंढ ढूंढ के निकाला, तो उनको पूरे हज़ारों हज़ारों बच्चे दबे हुए मिले। 1882 से 1996 के बीच में कनाडा में गोरी चमड़ी वालों ने जब शासन किया तो 1.5 लाख से ज़्यादा इंडिजिनस लोगों के बच्चों को उनके माता पिता से छीन के इन स्कूलों में भेज दिया गया। स्कूलों को चलाने का काम कैथोलिक चर्च करता था। स्कूलों को चलाने का पैसा तब की गोरी चमड़ी वाली सरकार से आती थी, और ये जो बच्चे थे ये अपनी मर्जी से नहीं आते थे, इनको माता पिता की गोद से छीन के यहाँ डाला जाता था कि ये बच्चे जो हैं ये सभ्य कनाडा के निवासी बन जाएं, ये अपने माता पिता की तरह सैवेज बारबेरियंस न रहे। समझ में आया आपको? प्रधानमंत्री जॉन मैकडॉनल्ड ने 1883 में दावा किया था कि यही सही तरीका है, क्योंकि इनके माता पिता जो हैं वो तो सैवेज हैं, उनके साथ रह के ये भी जंगली हो जाएंगे। लेकिन स्कूलों में क्या उनको सभ्यता मिली? बिल्कुल नहीं। उस वक्त भी स्कूलों में उनके साथ मारपीट होती थी, सेक्सुअल अब्यूज़ होता था, वो अपनी भाषा यूज़ नहीं कर सकते थे, खाने पीने के तरीके बैन हो चुके थे। 2008 में अंततः आधुनिक कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने सबके लिए माफ़ी मांगी। ऐसा करके स्टीफन हार्पर छोटे तो नहीं हो गए ना, हमेशा याद रखिएगा, अपने पूर्वजों की हुई गलती की माफ़ी मांगने से स्टीफन हार्पर छोटे नहीं हो गए, उन्होंने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है, क्योंकि माफ़ी केवल वो मांग सकता है जिसमें कैरेक्टर होता है। एंड देन केम द ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। तो भाई क्या सच्चाई है हम देखें, हम उसको छुपाएं नहीं, और रिकंसिलिएशन यानी आपस में मिल बैठ के गले मिल लेते हैं, ख़त्म करते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। दुनिया में कई जगह ऐसे कमीशंस बने हैं, खासतौर पे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म होने के बाद बिशप टूटू ने उसको चलाया था। 2015 में जो कमीशन था उसने सॉ द कमीशन कॉल ऑल ऑफ इट अ कल्चरल जेनोसाइड। इस पूरी चीज़ को सांस्कृतिक एक पूरा का पूरा मानव हत्याकांड निरूपित किया।
और 94 कॉल्स टू एक्शन जारी किए कि ये करो ये करो ये करो, ऐसी 94 चीजें बोली कि करो सरकार के अलग अलग विभागों और समुदायों को, कि एबोरिजिनीज को प्रोटेक्ट करो। चर्च को बोला माफी मांगो, रिकंसाइल करो। अभी तक वेटिकन ने उसके लिए न माफी मांगी है न रिकंसाइल किया है। 2015 में आधुनिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला कि मैं सबको रिजॉल्व करूंगा। अभी तक ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए हैं सिवाय गिल्ट स्वीकार करने के। समय आ गया है कि जो वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनको मुआवजा दिया जाए और फॉर्मल ऑर्डर एक जारी हो कि ये पूरे सिस्टम का इन्वेस्टिगेशन होकर सच्चाई सामने आए और इस चीज़ को फाइनली समाप्त करके कनाडा आगे बढ़ सके। आगे समझ में आपको? तो बताइएगा साथियों, किस प्रकार से उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो पूरा कोलोनाइजेशन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। आपने कोलंबियन एक्सचेंज के बारे में सुना है? तो कोलंबियन एक्सचेंज यानी कोलंबियन एक्सचेंज में आपको पता ही है, कोलंबस वहां पहुंचा था और जो लेन देन की प्रक्रिया हुई थी, तो वो क्या था कोलंबियन एक्सचेंज, बताइएगा। आज का तीसरा एडिट काफ़ी हैवी है, पॉलिटी का बहुत तगड़ा डोज आपको मिलेगा। GS 1-2 ऐसे प्रीलिम के लिए यूजफुल रहेगा। क्या भारत में फेडरल पॉलिटिक्स यानी संघीय राजनीति के लिए कोई जगह बची भी है या नहीं? भारत एक फेडरल कंट्री है, संघ आधारित देश है, जिसके साथ सभी तनाव ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा वैक्सीन्स को लेकर स्टेट और सेंटर के बीच 60 दिनों तो क्या तनातनी चली, उसके बाद वो रिजॉल्व की गई। GST की इतनी अब काफ़ी तीखी डिबेट्स होने लग गई हैं। लक्षद्वीप में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या चल रही है बताइए, और कौन है एडमिनिस्ट्रेटर, नाम बताइए। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेकर जो झगड़ा हुआ, प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचने पर उन पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो गई। अब पिछले कुछ दिनों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक तीसरा फेडरल फ्रंट बनाने की बात की है। तीसरे फ्रंट से मतलब है एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ ये फेडरल फ्रंट यानी एक संघीय मोर्चा। समझ में आ गया? और ये जो है इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो 2021 के असेंबली चुनावों में बहुत अच्छा की। पैरेलल में तमिलनाडु में हम देखते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, MK स्टालिन जो हैं वो राज्यों के अधिकारों का एक पूरा नैरेटिव बुन रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो शब्द यूज़ करेंगे यूनियन करेंगे, सेंटर नहीं, क्योंकि यूनियन में फेडरल सेंस आता है, सेंटर में एक केंद्रीयकरण का सेंस आता है, और हमारे संविधान में उसकी कोई जगह नहीं है। संविधान में सेंटर वर्ड ही नहीं है। और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वहाँ के वित्त मंत्री का गोवा से झगड़ा भी हो गया था कि GST में 1 स्टेट 1 वोट कैसे हो सकता है, तमिलनाडु और गोवा में क्या कंपैरिजन हो सकता है। फेडरलिज्म भारत में हमेशा से प्रासंगिक तो था, लेकिन उसकी पॉलिटिकल हाइट केवल एक ही बार आई थी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के समय। और ये कब आया था बताइए प्यारे दोस्तों? इसके ऊपर मेरा 3 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अपने ही चैनल पर है, फ्रीली अवेलेबल है, मेरे नाम के साथ सर्च कर लो और उस पूरे के पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना। आपको एकदम बारीकी से जो भारत का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको मिस मत कीजिएगा। नथिंग एल्स और एवर। तो केवल एक बार भारत में फेडरलिज्म पर इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद कभी हुई ही नहीं। यहाँ तक कि 1990s और 2000 में जब कोalition पॉलिटिक्स यानी गठबंधन राजनीति का चरम था, गोल्डन पीरियड था, उस वक्त भी दरअसल फेडरलिज्म पे बातें नहीं होती थी, राज्यों की राजनीति पर बातें होती थी। समझ में आ गया आपको? पैरेलल में इस कोalition पॉलिटिक्स के दौर में भी फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के सेंट्रलाइजेशन की गति की बढ़ती रही। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। और एक कंसेंसस जो होना चाहिए, एकमत होना चाहिए कि भारत में ट्रूली फेडरल पॉलिटिक्स हो, ये कभी बन ही नहीं पाया। और आज जब केंद्र सरकार पूरी ताकत से सेंट्रलाइजेशन में लगी हुई है, तो ऐसे में तो ये डिबेट और कठिन हो जाती है राज्यों के लिए। आज की जो केंद्र सरकार है उसके पास इन सब चीज़ों से डील करने का ना तो समय है, ना तो इच्छा है, ना तो पेशेंस है कि भाई भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे धर्म, इतनी सारी एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो इन सब में डील नहीं करना चाहती है। उनके पास नेशनलिज्म का रेटरिक है जो इन सब से कट के ऊपर निकल जाता है, लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। लॉजिक इसीलिए हमको बार बार देते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 ग्रिड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अगर अपना सर उठा के बोले कि हमारा क्या, हमारे अधिकारों का क्या, तो वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल ही लोगों की नज़रों में बनेगा, क्योंकि 1 नेशन 1 मार्केट के खिलाफ वो जाता दिख रहा है। तो फेडरलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म असली लड़ाई है, इन दोनों ऑथर्स का कहना है। तो अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो पहले जो नैरेटिव नेशनलिज्म का बनाया हुआ है वो आपके रास्ते में सबसे पहले आएगा। तो ये कठिन है क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी जो पावर स्ट्रक्चर होता है वो कोई बहुत डिसेंट्रलाइज तो होता ही नहीं है ना, जिस तरह नेशनल पार्टीज में भी नहीं है ज़्यादातर। दूसरा प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है,
हर राज्य जो है वो अपना हित देखता है, और अपना हित जब तक पूरा हो रहा है तो फेडरलिज्म बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी दूसरे को अगर चोट पड़ गई, जैसे जम्मू कश्मीर का स्टेट घट के हो गया यूटी, दिल्ली में नया कानून आ गया और एलजी सुप्रीम हो गए, इन दोनों मामलों पर दूसरे राज्यों ने कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं ली। तो जब दूसरों के अधिकार खत्म हो रहे हैं तब आप चुप बैठे हैं, तो कल को आपके भी खत्म होंगे। तीसरा इशू है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत में आ गई है। अलग अलग राज्यों का ग्रोथ पाथ एक दूसरे से बहुत अलग हो गया है। दक्षिण के और पश्चिम के राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे निकल गए फिस्कली, और दूसरे राज्य बहुत पीछे हो गए। तो अब कलेक्टिव एक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि एक तरफ गरीब राज्य हैं, एक तरफ अमीर राज्य हैं। जो गरीब राज्य हैं वो देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा बहुत कम करते हैं, लेकिन फिनेंस कमीशन से उनको कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और ये बाकियों को फिर अन्याय दिखने लगता है। इसका झगड़ा 1971 की आबादी फॉर्मूले में यूज मत करो, 15 फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जब केंद्र सरकार ने बोला, और 2011 की आबादी यूज करो, तब उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुआ था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह साहब चला रहे थे, बहुत ही मैच्योर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो फाइनल फॉर्मूला दिया उसमें उन्होंने इन झगड़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लिया था। तो कैसे किया था बताइएगा पढ़ के। हमारा एक फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी 1 घंटे का लेक्चर मेरे चैनल पर उपलब्ध है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। इम्पेंडिंग डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, अब बहुत बड़ी परिसीमन कार्रवाई 2026 में पूरे भारत में आएगी। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के राज्यों की ताकत बहुत तेजी से गिरेगी, क्योंकि आधुनिक आबादी के हिसाब से लोकसभा का तो पूरा ढांचा ही बदल जाना है, तो और घबरा रहे हैं ये राज्य। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि बीजेपी का अभी जो नेशनल प्रोजेक्ट है वो है फोर्सफुल होमोजेनाइजिंग आइडियोलॉजी, हर किसी को एक रंग में पोत दो, तो ये ऑथर कहते हैं, तो इस वजह से जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं उनके लिए जगह अपने आप खुल जाती है, क्योंकि हर कोई उस एक रंग में पुतना नहीं चाहता। ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में देखा गया 2021 में। फिस्कली स्पीकिंग, आज की तारीख में केंद्र सरकार में एक साइलेंट फिस्कल क्राइसिस चल रही है, क्योंकि ओवरऑल भारत का जो मैक्रो फिस्कल ट्रूथ है उसमें बहुत दिक्कतें हैं। जीडीपी का कंटिन्यूसली स्लो डाउन हो जाना, उसके अलावा नौकरियों का तेजी से ह्रास होते चले जाना, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। हालांकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तगड़े हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हमारा बन रहा है एक्सपोर्ट करने से नहीं, बल्कि हॉट मनी के इनफ्लो का स्टेरिलाइजेशन करने से। तो एफपीआई के इनफ्लो से आपका फॉरेक्स बन रहा है, जो कि हॉट मनी है, वो कभी भी टेपर टेंट्रम में बाहर भी जा सकता है। तो ये इश्यूज तो सरकारों को पता है ना, आम जनता को भले ही पता नहीं हो। तो इस वजह से स्टेट्स में काफ़ी तनाव है ड्यू टू ऑल दिस, क्योंकि फिर जीएसटी के ड्यूज वगैरह भी लेट मिलते हैं। इस सब की वजह से एक इंटर स्टेट कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बन सकता है, और वो एक पैरेलल ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट की कोशिश अगले चुनावों में कर सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, यही देखने लायक बात होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल डोज था, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। समराइज कीजिए, मेरे अलग अलग सवालों के जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या आप ये चारों की चारों प्लेलिस्टें अच्छे से देख रहे हैं? कंफर्म कीजिए कितने बच्चों ने अभी तक के सारे सेशन देख लिए। तो आप अगर अच्छे से हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करोगे तो हमारा भी जोश बहुत अच्छे से बना रहेगा, हम भी आपके लिए बहुत नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज का चौथा और अंतिम एडिटोरियल जो है प्रीलिम्स जीएस1 ऐसे, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, भारत के इंटरनेशनल रिलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। साउथ अमेरिकन स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, बहुत प्यारा टॉपिक है। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। सिमोन बोलिवार जो थे वो ग्रेट लिबरेटर के नाम से साउथ अमेरिका में फेमस है, क्योंकि स्पेनिश लोगों को साउथ अमेरिका से खदेड़ने का काम सिमोन बोलिवार ने किया था। सबसे पहले स्पेनिश सेना को उन्होंने बैटल ऑफ काराबोबो में हरा दिया था जून 24, 1821 में, और वहाँ से जो है वो वेनेजुएला में आ गए थे और वेनेजुएला आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो स्पेनिश एम्पायर था उसकी इच्छा ही खत्म हो गई लड़ने की, और पूरे साउथ अमेरिका में विद्रोह हुए। धीरे 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 स्पेनिश लोग जो वहाँ पे 16वीं सदी में आए थे, और सब तरफ उन्होंने हत्याकांड मचा दिया था, क्योंकि वो यूरोप से बीमारियां लेकर आ गए थे और वहां के लोकल नेटिव्स के पास वो बीमारियों की इम्यूनिटी नहीं थी। तो 90% लोकल लोग मारे गए थे सारे के सारे। जी हाँ, 16वीं 17वीं शताब्दियों में साउथ अमेरिका में लिटरली ये डिजीज जेनोसाइड हुआ था। बोलिवार ने उसके बाद स्पेनिश लोगों को पूरे साउथ अमेरिका से खदेड़ के साउथ अमेरिका के अलग अलग देशों के निर्माण में बड़ा रोल प्ले किया। आज जो वेनेजुएला के लोग हैं, कैराकास जो है वो वेनेजुएला, वो ये कहते हैं कि काराबोबो एक लड़ाई नहीं थी,
वो एक जियो पॉलिटिकल कैंपेन था, भू राजनीतिक अभियान। और बोलीवार की विक्ट्री के बाद जो ग्रैंड कोलंबिया देश था, उसी में से कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों पैदा हुए थे, और उसके बाद फिर बोलीविया का जन्म हुआ 1825 में। यूगो चैवेज जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे वेनेजुएला के, सन 2000 के दशक में उनकी तूती बोलती थी, बहुत बड़े नेता बन गए थे, दुनिया भर में ऑयल से पैसा आता था तो वो फंडिंग भी कर रहे थे सोशलिस्ट मूवमेंट की। उसके कुछ सालों के बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई, और उन्हीं के अब उत्तराधिकारी हैं निकोलस मैडुरो, जो अभी के राष्ट्रपति हैं। उनके ऊपर ड्रोन से 2 बार हमले भी हो चुके हैं, बहुत खतरनाक। तो ये जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि न्यू बोलीवियन या बोलीवेरियन रेवोल्यूशन है, तो ये सिमोन बोलीवर के नाम पे ही वो बोलते थे। तो ये अच्छे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आधुनिक और प्राचीन इतिहास के या मीडिएवल हिस्ट्री के। तो प्यारे दोस्तों, उन्होंने जो रीजनल प्रोसेस यूगो चैवेज ने शुरू की थी, जिनकी अब कैंसर से मौत हो गई है, अल्बा, बोलीवेरियन अलायंस फॉर पीपल्स ऑफ आर अमेरिका, की जितने भी हम ओरिजिनल लोग हैं, हमारे हाथ में हमारा कॉन्टिनेंट होना चाहिए। आज काराबोबो के 200 साल बीत चुके हैं, 1821 में था ना, तो 2021 जून में 200 साल बीत गए। साउथ अमेरिका के देश आज भी अब बहुत दिक्कत में हैं, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस में अमेरिका से सीधे सीधे दखल हो रहा है। क्योंकि वेनेजुएला की तो पूरी कमर तोड़ दी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के, और अमेरिका क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा चौधरी है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल फाइनेंस उसके जूते के नीचे है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने पूरा वेनेजुएला की नेशनल इकोनॉमी में और वेनेजुएलन सरकार की 99% इनकम को ही अपने सैंक्शन से खत्म कर दिया। दरअसल इसके इतिहास में मुनरो डॉक्ट्रिन है। 1823 में जो राष्ट्रपति जेम्स मुनरो थे अमेरिका के, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, यानी एक सिद्धांत दिया था कि यूरोप तो खत्म हो गया साउथ अमेरिका में, तो अब अमेरिका की जिम्मेदारी यूएसए की, हम कॉन्टिनेंटल स्टेबिलिटी गारंटी करेंगे, मतलब खुद को चौधरी अपॉइंट करना। अब मैं इस पूरे महाद्वीप में स्थिरता की गारंटी लेता हूं, प्रत्याभूत करता हूं। लेकिन उस वक्त अमेरिका इतना ताकतवर देश नहीं था, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उसका उदय हुआ, ब्रिटेन का पतन हुआ। 1898 में अमेरिका ने क्यूबा और प्यूर्टो रिको से भी स्पेनिश लोगों को खदेड़ के दोनों आइलैंड्स पे कंट्रोल ले लिया। 1904 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, इनको कहते थे टेडी, क्योंकि इन्होंने एक बेयर को मारने से मना किया था, तो वहां से छोटे छोटे बेयर रूपी खिलौनों का नाम टेडी पड़ गया था, थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने मोनरो डॉक्ट्रिन को फिर से ये कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं इस डॉक्ट्रिन को, और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, इसको ये लोग अमेरिकास कहते हैं। इनफैक्ट अमेरिकास को नॉर्मली सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए ये शब्द यूज होता है, अमेरिका, जिसमें नॉर्थ भी आप जोड़ सकते हैं, बट नॉर्मली ये सेंट्रल और सदर्न अमेरिका के लिए, जिसमें लैटिन भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर अलग अलग जगह, पैनामा में, निकारागुआ में इनकी आर्मी ने इन्वेजन कर दिया। ग्वाटेमाला में तो सत्ता पलट हो गया, कू, और बोलीविया में भी अभी अभी हाल ही में बहुत बड़ा कू हुआ था, जिसके बाद वो पलट भी गया। 2013 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने कहा कि मोनरो डॉक्ट्रिन खत्म हो चुकी है। लेकिन उनके इस कहने से क्या होगा? आज 2009 में कू हुआ था होंडुरास में, 2019 में बोलीविया में, तो जॉन केरी जो ओबामा के थे सेक्रेटरी, उनका कहना भी कोई मायने नहीं रखता है। जो बाइडेन साहब का मोनरो डॉक्ट्रिन खत्म करने का कोई लक्ष्य नहीं है, और उनके एक्शंस इस बात को अब साबित कर रहे हैं साउथ अमेरिका में। तो ये बिल्कुल एक लेटेस्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट है कि जो बाइडेन साहब भी जो हैं वो मोनरो डॉक्ट्रिन को खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कोर्सिव मेजर, कि भाई वेनेजुएला तो मर रहा है, 99% उसकी इनकम ही आपके सैंक्शंस ने खत्म कर दी, तो उसको जिंदा रहने दो, ये यूएन ने बोला, ठीक है। और आज वेनेजुएला के लोग ये बोल रहे हैं, ये इंटरव्यू जो भाई साहब ने लिया जिस सज्जन का वेनेजुएला के, उन्होंने ये कहा कि हम मोनरो डॉक्ट्रिन की यूनिपोलैरिटी, एक ध्रुवीयता को रिजेक्ट करते हैं, और हमें काराबोबो की बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलैरिटी चाहिए। तो ये है पूरी कहानी। वर्ल्ड हिस्ट्री का गजब का रिवीजन हो गया आज तो समराइज कर दो दोस्तों। सुपर सेंसरशिप, तो एमपीज का जो पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, वो यही बोल रहा है कि फिल्म सर्टिफिकेशन होने के बाद केंद्र सरकार डबल सर्टिफाई करेगी, तो ऐसा क्या हो गया कि तुमको फिर से डबल सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। लॉन्ग स्ट्रगल फॉर मेडिकल बेल, मेडिकल बेल अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, अलग अलग लोग जेल में सालों से सड़ रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक स्टांस लेना पड़ेगा। मोदी जी ने दलाई लामा साहब को उनके 86 बर्थडे पे ग्रीटिंग दिया, और ये बात चाइना को नागवार गुजरती है, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब चाइना को दिया है कि तुम्हारे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा। दलाई लामा चाहेंगे तो तवांग भी जाएंगे, दलाई लामा को हम विश भी करेंगे, और उनकी एग्जाइल में गवर्नमेंट भी हिमाचल में चलती रहेगी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पीएलए बॉर्डर कमांड लीडरशिप को पूरी तरह से फिर से चेंज कर दिया है, और उनका सारा फोकस वेस्टर्न थिएटर कमांड पे है, जो दरअसल तिब्बत में है और हमारे एलएसी लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो मिस्चिफ करने की उनकी आदत जो है वो बनी हुई है। तेल, कच्चे तेल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ओपेक प्लस के टॉक्स कोलैप्स हो गए हैं,
और ब्रेंट 2018 के बाद के अपने हाईएस्ट लेवल पर आया है। भारत के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि सरकार टैक्स तो कम करने से रही, तो आपके और हमारे लिए पेट्रोल महंगा होता रहेगा, ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट में आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी स्टोक होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ने से। चाइना में शी जिनपिंग साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को कुचलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में प्यारे दोस्तों दीदी चूजिंग से जितनी भी बड़ी कंपनियां जिनके पास करोड़ों करोड़ों चाइनीज का डेटा है, कम्युनिस्ट पार्टी उनसे अब बहुत घबराने लग गई है और उनमें अब डायरेक्टली बिजनेस में दखल देना इस तरह से शुरू कर दिया है। हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते चलिए और सब्सक्रिप्शन लेते चलिए। आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे 8 जुलाई को सेशन नंबर 21 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और अपने सारे दोस्तों से कराओ। अगर आपका प्यार और समर्थन मिलता रहा तो हम बहुत अच्छे अच्छे सेशन कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। जैसा चाइनीज कम्युनिज्म पे लाया था वैसा मैं 1 अगस्त को अगला सेशन भी ले आऊंगा, अगर आपका प्यार समर्थन सहयोग हमें मिलता रहेगा तो। नमस्कार, जय।